नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 24 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा आप सभी लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, करंट अफेयर्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। और जैसा कि आजकल एग्जाम में जो स्टैटिक्स पोर्शन भी पूछे जाते हैं वो भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं। इसलिए रेगुलर कोशिश करिए कि रेगुलर आपकी क्लासेस आप फॉलो करें, रेगुलर अपनी क्लासेस को आप अटेंड करें, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएं। और इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठे। जो कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स बता रही होती हूँ, जो आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होते, उनको भी नोट डाउन करते हुए चलिए। और ओवरऑल किसी भी चीज में जो भी कुछ न्यूज है उसके हर डायमेंशन को टच करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपकी क्लास स्टार्ट करूंगी। और उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास के वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए आते हैं अपनी क्लास पर और स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में भारत में पहला और विश्व में दूसरा स्थान मिला है? तो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। कोशिश करें आंसर दें, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और करेक्ट आंसर इज बी। मुकेश अंबानी को देखा जाए, जो ब्रांड संरक्षकता सूचकांक है उसमें विश्व में देखा जाए दूसरा स्थान मिला है और वहीं भारत में ये पहले स्थान पे है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो ये रिलायंस जो इंडस्ट्री लिमिटेड है उसके ये चेयरमैन है और ये दिग्गज उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी। और इनको ब्रांड संरक्षकता सूचकांक जो जारी किया गया है 2023 में, उसमें इन्हें भारत में पहले स्थान पे और विश्व में इनको दूसरे स्थान जो है दिया गया है। वही बात करें विश्व में पहले स्थान पे कौन था दोस्तों इस सूचकांक में, तो एनवीडिया के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, सीईओ हैं, जिनका नाम है जेनसेन हुआंग, उनको पहला स्थान मिला है। जो शीर्ष 10 स्थान मिले हैं उसमें देखिए ज्यादातर जो है भारतीय या फिर भारतीय मूल के ज्यादा लोग रहे हैं। इसमें से देखा जाए जो तीसरा स्थान मिला है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो है सत्या नडेला, उनको तीसरा स्थान मिला है। वही बात करें जो यहाँ पे एडोब के जो शांतनु नारायण है उनको चौथा स्थान मिला है। और गूगल के जो सुंदर पिचई हैं उनको 5वां स्थान मिला है। यहाँ पे देखिए जो ब्रांड फाइनेंस है वो एक तरीके से उसके द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, ब्रांड मजबूती सूचकांक। उसी की तरह ये अपने आप में देखा जाए तो ब्रांड संरक्षकता सूचकांक जारी किया गया है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। यानी कि कंपनी के जो संरक्षक होते हैं, जो सीईओ होते हैं, वो किस तरीके से अपनी कंपनी को आगे ले जाने में और किस तरीके से जो भविष्य या फिर जो मूल्य है शेयर धारक, जो दीर्घकालिक जो स्तर पर जो शेयर धारक होते हैं उनके मूल्य को किस तरीके से आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को अपनाते हैं, इन सारी चीजों के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो संरक्षक होता है, जो सीईओ होता है एक कंपनी का, उसकी भूमिका को नापा जाता है कि किस तरीके से वो अपनी क्षमताओं के आधार पर, किस तरीके से भविष्य में अपने शेयरधारकों के मूल्यों को बढ़ावा देने के आधार पर किस तरह से कार्य करता है, किस तरीके से एक कंपनी का नेतृत्व करता है। इसके आधार पर यह सूचकांक जारी किया गया है। और हमें देखने को मिल रहा है कि मुकेश अंबानी जो भारत के उद्योगपति, विश्व के अरबपति में से एक, उनको जो है पहला स्थान और विश्व में दूसरा स्थान मिला है। तो ये सूचकांक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारतीय केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये बात कर रहे हैं कि कौन सा जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि वहां का पूरा जो प्रशासन व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ई गवर्नेंस यानी कि डिजिटल मोड में शिफ्ट हो गया है। और ये पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। और करेक्ट आंसर दोस्तों है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें जो जम्मू कश्मीर जो है, जो कि देश का केंद्र शासित प्रदेश है। और ये देखा जाए प्रशासन में, जो प्रशासन है यहाँ का वो पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से चलेगा। यानी कि पूरी प्रशासनिक जो व्यवस्था है जम्मू कश्मीर की वो पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है, डिजिटल तरीकों को पूरी तरीके से अपना लिया है। और ऐसा करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और यहाँ
पे जो प्रशासन है वहां पे किसी भी तरह की जो कागज संबंधी कार्रवाई है उसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि ऑफलाइन जो सेवाएं थी वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई और सारी जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट से संबंधित जो योजनाएं हैं, उनको क्या किया गया, ऑनलाइन माध्यम से दिया गया, यानी कि डिजिटल तरीके से कर दिया गया। यहाँ पे जो सभी सरकारी जो प्रशासनिक सेवा वर्तमान में डिजिटल रूप से क्या की जाएंगी, प्रदान की जाएंगी। इससे क्या होगा, जितने भी जो है इसका उद्देश्य सरकार देखिए क्या है, जितना भी जो सरकार की सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को लाइन टू ऑनलाइन करना है। तो एक तरीके से सारे लोग जो है ऑनलाइन माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके, इसी को क्या करना है, यही उसका उद्देश्य है। तो एक तरीके से जितने भी वहां के जो नागरिक होंगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के, उनको किसी भी तरह का अगर कोई योजना आई है सरकार की तो उसके लिए वो पर्टिकुलर उस ऑफिस में दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वो पूरी तरीके से घर बैठे ही क्या करेंगे, इन सरकारी सेवाओं की, इन सरकारी योजनाओं का ऑनलाइन तरीके से लाभ उठा सकेंगे, ऑनलाइन माध्यम से लाभ उठा सकेंगे, तो डिजिटल तरीके से उन सारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो ये इसका बेसिकली उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे प्रशासनिक सेवा को डिजिटल तरीके या फिर डिजिटल रूप में पूरी तरीके से बदलने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पढ़ो परदेश योजना बंद कर दी है। तो एक योजना थी पढ़ो परदेश योजना, जिसको अभी हाल फिलहाल में बंद कर दिया गया है। और ये किस मंत्रालय की योजना थी? शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप लोग। करेक्ट आंसर इज अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक मंत्रालय की ये योजना थी पढ़ो परदेश योजना, जिसको भी बंद करने का निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा। तो ये जो योजना थी पढ़ो परदेश योजना, ठीक है, स्कीम, इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से। तो ध्यान रखिएगा, ये अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली स्कीम थी। अल्पसंख्यक, ये जो अल्पसंख्यक छात्र हैं, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय भारत में देखिए 6 है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है। इनसे संबंधित जो छात्र हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो छात्र हैं, उनके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से पढ़ो परदेश योजना स्कीम चलाई गई थी। इस योजना के तहत ध्यान रखिएगा, तो जितने भी जो इस अल्पसंख्यक जो छात्र हैं, इस समुदाय के जो छात्र जो विदेश में हायर एजुकेशन लेना चाहते थे, उनके लिए क्या करते थे, वो ब्याज लेते थे। ठीक है, यानी कि जो लोन लेते थे उस पर जो ब्याज लगती थी, उस ब्याज को एज ए सब्सिडी दी जाती थी इस योजना के द्वारा। ठीक है, तो जितने भी अल्पसंख्यक संबंधी जो छात्र थे, जो विदेशों में अपनी हायर एजुकेशन जो डिग्री लेना चाहते थे, अपनी हायर एजुकेशन को जो है आगे पढ़ना चाहते थे, तो उसके लिए जो वो लोन लेते थे उस पर जो ब्याज लगता था उसको क्या करना, एक तरीके से उस पर सब्सिडी दिए जाने का कार्य किया जाता था पढ़ो परदेश स्कीम के तहत। ठीक है, यहाँ पे भी जो रिपोर्ट आई है इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ये बोला है कि जो पिछले महीने जितने भी सभी बैंक थे, ठीक है, वो 2022-23 से पढ़ो परदेश ब्याज सब्सिडी योजना को बंद करने के लिए सूचित उनको किया गया है। इस योजना को जो एक तरीके से जो चलाया जाता था, जिस बैंक के जरिए, जो नामित नोडल बैंक था वो था कैनरा बैंक। ठीक है, तो कैनरा बैंक के माध्यम से ये योजना चलाई जाती थी। पढ़ो परदेश योजना को ध्यान रखिएगा, जून 2006 में शुरू किया गया था। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू किया गया था, और ये प्रधानमंत्री का 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत इसको पेश किया गया था पढ़ो परदेश योजना को 2006 में। 15 पॉइंट प्रोग्राम भी जो था वो अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए था। और इस योजना का देखिए मकसद क्या है, जितने भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं लेकिन वो मेधावी हैं, तेज हैं, वो सिर्फ एक तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो क्या है, विदेशों में जाकर के हायर डिग्री नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार जो है सब्सिडी देती थी। तो उनके जो छात्रों को ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाता था, जो कमजोर वर्ग के छात्र थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे लेकिन वो मेधावी छात्र थे। योजना के तहत जितने भी जो अल्पसंख्यक छात्र हैं वो विदेशों में मास्टर, एमफिल, पीएचडी स्तर की शिक्षा हासिल करने का उन्हें मौका दिया जाता था, जिसको अभी किन्हीं कारणों से बंद करने का निर्णय लिया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। तो ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती। पढ़ो परदेश योजना 2006 में आई थी, जिनको अभी 2023 में बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है।
ऑप्शंस आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर है न्यू गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। तो ये सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, न्यू गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। तो ये जानते ही हैं, ये जो मोपा गोवा था, ठीक है, जो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा था, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, न्यू गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। और इसे अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो है पुरस्कार मिला है। पुरस्कार की बात किया जाए तो यह पुरस्कार जो है नागरिक उड्डयन 2023 के लिए किसके था, तो एसोचैम के जो 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार में विमानन स्थिरता और पर्यावरण के तहत इसे प्रदान किया गया। तो जिस तरीके से हवाई अड्डे का जो विमानन स्थिरता और पर्यावरण के लिए जो पुरस्कार दिया गया है, एक तरीके से ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार, ये जो एयरपोर्ट है वो क्या है, एक तरीके से कार्बन जो है कार्बन फ्री तरीके से, किसी भी तरह का यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पे शून्य है, जिस कारण से यहाँ पे जो है पर्यावरण के तहत इसको प्रदान किया गया यह पुरस्कार। यह पुरस्कार ध्यान रखिएगा स्थिरता को लागू करने में गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा जो की गई उत्कृष्ट पहल है उसके लिए यह पुरस्कार प्रस्तुत किया गया है। ये पुरस्कार जो दिया गया है वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और जैसा कि हमने बताया, इस हवाई अड्डे का जो उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में ही किया गया था, यानी कि 11 दिसंबर 2022 को किया गया था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो हमें यह है कि सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जो जीता है वो न्यू गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन शुरू हुआ है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू हुआ है, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहां पे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है 2022 की। ध्यान रखिए 2022 का हो रहा है 2023 में, और ये 21 जनवरी से शुरू हुआ है और आज यानी कि आज इसका आखिरी दिन है, 24 जनवरी तक ये चलेगा। और इसी अवधि के दौरान 22 से लेकर के 23 के दौरान जो है 23 जनवरी के दौरान यहाँ पे जो है एक विज्ञान साहित्य महोत्सव जिसका नाम है वैज्ञानिका, उसका भी आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। और ये जो विज्ञान साहित्य महोत्सव है वैज्ञानिका, उसका जो आयोजन किया जा रहा है वो हिस्से के रूप में किसके, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। और इस साल ध्यान रखिएगा जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है 2022, वो कौन सा संस्करण दोस्तों, 8वां संस्करण है। और इसी 8वें संस्करण के एक हिस्से के रूप में विज्ञान साहित्य महोत्सव वैज्ञानिका का भी आयोजन किया जा रहा है भोपाल में ही, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो 8वां संस्करण, इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और भारतीय, ठीक है, विज्ञान भारती, इन सबके संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी थीम की बात किया जाए इस साल जो है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर, ये क्या है इसकी थीम है। वही बात करें इस उत्सव का जो है, इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है, तो जितनी भी जो उभरती नई टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसमें क्या करना, नवोन्मेष को, यानी कि नए नए टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद क्या करना है कि यहाँ पे जो है आयोजन जो हुआ है, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल जो है साइंस फेस्टिवल 2022 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है भोपाल में, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया। तो पराक्रम दिवस जो दोस्तों मनाया गया है वो मनाया गया है 23 जनवरी को, यानी कि कल जो था वो पराक्रम दिवस मनाया गया है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो जानते हैं 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, और इसी जयंती के उपलक्ष्य में सरकार जो है हर साल पराक्रम दिवस मनाती है, यानी कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में। इस साल 2023 में जो उनकी जयंती थी वो 126वीं जयंती मनाई गई है। और इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो नेताजी यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते थे और इस सामना के दौरान वो कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोते थे और देशभक्ति की जो भावना उनके अंदर थी, उसी तरह की देशभक्ति की भावना अपने देश के युवाओं में संचारित करना, यही इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है, ठीक है।
अगर हम नेताजी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 23 जनवरी को ही हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे 1897 में हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा के कटक में हुआ था। आज का आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? बुनियादी दस्तावेज जो प्रदान करने वाला, वो भी देश जो है उस जिले के जितने भी आदिवासी, उन सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान किया गया है। और ऐसा कार्य करने वाला, ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाला जो देश का पहला जिला बना है दोस्तों, वो बना है वायनाड, ठीक है। केरल का वायनाड जो है, तो यहाँ पे जो केरल का वायनाड है उसने जितने भी सभी जो उस जिले के जितने भी आदिवासी हैं उनको बुनियादी दस्तावेज प्रदान किया है। बुनियादी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड, जन्म या मृत्यु जो प्रमाण होता है, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा, ये जैसे सारे जो बुनियादी दस्तावेज है, जो सुविधा है, और इस तरह की सुविधाएं, सारी सुविधाएं प्रदान करने वाला जो देश का पहला जिला बना है वो बना है, ध्यान रखिएगा, वायनाड जिला। कहाँ पे है? केरल का ये वायनाड जिला है। यहाँ का जो जिला प्रशासन है, वायनाड का जिला प्रशासन, उसके द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, ठीक है, ABCD अभियान। ध्यान रखेगा ये अभियान, और इसी अभियान के तहत जो है वायनाड ने ये उपलब्धि हासिल की है। इस अभियान के तहत जितने भी वायनाड के आदिवासी थे, 64,670, इन आदिवासी जो लाभार्थी थे उनको 1,42,563 सेवाएं प्रदान करके ये उपलब्धि हासिल की। ध्यान रखिएगा ये अभियान अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, इस अभियान की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो 2021 में किया गया था। कहां से दोस्तों? तो यहाँ पे जो है थोंडारांडू ग्राम पंचायत से इसको शुरू किया गया था। और ये अनुसूचित जो जनजाति समुदाय है, उन सभी अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो नागरिक है उनको बुनियादी दस्तावेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। और ये जब बुनियादी दस्तावेज उनके पास उपलब्ध होंगे तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे सरकार की, और एक तरीके से उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कहा पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ है? ऑप्शंस है नई दिल्ली, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा या फिर चंडीगढ़। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली में जो है पुलिस महानिदेशकों का और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ है। और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस वार्षिक सम्मेलन में जो देश के गृह मंत्री हैं वो सम्मिलित हुए, अमित शाह, और उन्होंने इस 3 दिवसीय जो पुलिस महानिरीक्षक यहाँ पे महानिरीक्षकों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन था उसको उन्होंने संबोधित किया। सम्मेलन में देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा की गई है, जैसे कि साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी, आतंकवाद से निपटने की जो चुनौतियां थी, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेलों में जो सुधार जैसे मुद्दों, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इस सम्मेलन के दौरान चर्चा में लाई गई। सम्मेलन में देखा जाए जो राज्य है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जो DGP, जो केंद्र सशस्त्र पुलिस बल है, जो केंद्रीय पुलिस संगठन के जो प्रमुख है, वो सारे जो है उपस्थित हुए, भाग लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का जो 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित ये प्रश्न है। और क्वेश्चन है कि भारत ऋण पुनर्गठन के लिए किस देश को आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बना है? तो किस देश को भारत ने जो है ऋण पुनर्गठन के लिए आश्वासन दिया है, और ऐसा करने वाला भारत जो है पहला देश बन गया उस देश के लिए? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर नेपाल। ऑप्शन देखिए आप लोग आंसर क्या करिए साथ में, और करेक्ट आंसर है सी है, श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो दो देशों की यात्रा पे थे, मालदीव और श्रीलंका। और श्रीलंका की यात्रा के दौरान जो है उन्होंने बाहर जाने की, भारत ने जो ऋण पुनर्गठन के लिए श्रीलंका को आश्वासन दिया,
और आश्वासन देने के लिए जो है ऐसा करने वाला ये भारत पहला देश बन गया। जैसा कि आपको पता है श्रीलंका के इस समय जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दिवालियापन के कगार पे है, वहां पे मंदी जिस तरीके से बढ़ रही है, तो वहां पे इस जो है एक तरीके से इस जो है भारत जो है उसके साथ खड़ा है। भारत ने जिस तरह की वहां की चुनौती है वहां पे पूरी तरीके से भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे इसी के तहत जो है भारत सक्रिय कदम उठाया और बिना किसी ऋणदाता की प्रतीक्षा किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसने वित्तीय आश्वासन दिया है। यहाँ पे जो है इसी के साथ जो है भारत ऋण पुनर्गठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश भी बन गया है। यहाँ पे श्रीलंका की बात किया जाए दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है श्रीलंका जिस तरीके की वहां पे IMF ने श्रीलंका के जो बेल आउट पैकेज है उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि श्रीलंका जो है इस सुविधा के लिए जो IMF है उसकी शर्तों को पूरा करने के लिए या फिर शर्तों को पूरा करने के संबंध में जो कर्ज देने वाले देश है उनसे लगातार संपर्क में है। तो भारत ने आश्वासन दिया है श्रीलंका के लिए IMF को, और जैसा कि बेल आउट पैकेज उसको प्राप्त करने का श्रीलंका से प्रयास कर रहा है, ठीक है दोस्तों। बेल आउट पैकेज क्या होता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बेल आउट पैकेज जो होता है दो तरह का होता है, एक राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, दूसरी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल। राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है कि अगर कोई भी जो देश है, ठीक है, जो देश के जो बैंक होते हैं उन बैंक की जो वित्तीय ढांचा होता है, अगर वो वित्तीय ढांचा बिगड़ने लगता है और जो देश है वो तेजी से आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ने लगता है, तो अब उस केस में क्या होता है कि उस देश की जो सरकार है वो क्या करती है, एक बेल आउट पैकेज जारी करती है और उस पैकेज के जरिए एक तरीके से क्या होता है आर्थिक मदद की जाती है और जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था होती है उस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था से क्या करती, निजात दिलाती उस देश को। लेकिन यही केस अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखें तो मान लीजिए कोई देश है उसकी पूरी ही ढांचा गड़बड़ हो जाए, यानी कि जब पूरे देश की जो हालत बिगड़ जाती है, अब सरकार भी उस स्थिति में नहीं है कि वो आर्थिक सहायता दे सके अपने आर्थिक जो है वित्तीय संस्थाओं को, तो सरकार भी पूरी तरीके से फेल हो गई है, पूरे जो देश है उसकी हालत जो है आर्थिक हालत खराब हो गई है, देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है और इतना ही नहीं देश दिवालियापन के कगार पे आके खड़ा हो गया हो। तब जो है ऐसी कंडीशन में जो वैश्विक ऋणदाता है यानी कि IMF क्या करता है, एक राशि जारी करता है और ताकि वहां पे जो है आर्थिक हालत सुधारी जा सके और जो है वहां पे जो सारी चीजें हैं जो वित्तीय ढांचा है उसमें सुधार लाया जा सके। और इसी स्थिति में कौन गुजर रहा है दोस्तों, श्रीलंका। तो श्रीलंका जो कि IMF की कुछ शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जितने भी जो देश हैं जो कर्ज देने वाले देश है जैसे कि इंडिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है, जापान से भी, चीन से वो संपर्क बनाया हुआ है और इसी दौरान भारत ने आश्वासन दिया है कि ऋण पुनर्गठन के लिए आश्वासन दिया और ऐसा करने वाला जो है भारत पहला देश बन गया है। जैसा कि इस यात्रा के दौरान जो डॉक्टर एस जयशंकर है उन्होंने सामाजिक आर्थिक विकास के उच्च प्रभावों के सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं और इस यात्रा के दौरान जो है डॉक्टर जयशंकर जी जो है श्रीलंका के जो राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे से भी उन्होंने मुलाकात की। तो ध्यान रखिएगा ये बेल आउट पैकेज के बारे में। और यहाँ पे जो है मतलब भारत जो है ऋण पुनर्गठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बना है श्रीलंका के लिए, ठीक है। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने या फिर बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा कि जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है, जैसिंडा अर्डेन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात किया है और वो 7 फरवरी से जो है अपने पद से वो क्या करेंगी, सेवा मुक्त हो जाएंगी। और 7 फरवरी से जो वहां के न्यूजीलैंड के जो सत्तारूढ़ लेबर पार्टी है उन्होंने किसके, जैसिंडा अर्डेन के स्थान पे क्रिस हिपकिंस को अपना नेता चुना है और ये देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में है, ठीक है। हम देखेंगे आगे क्या होगा, फिर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। न्यूजीलैंड की बात किया जाए दोस्तों तो वहां पे देखिए अभी यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री अभी यही हैं, देखिए यहाँ पे, लेकिन आने वाले दिन में जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो क्रिस हिपकिंस बनेंगे। वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो मुद्रा है वो न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है। 7 फरवरी को ये अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। हमारा सबसे पहला फैक्ट्स ऑफ द डे है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है दोस्तों, कौन सा, अमेजॉन, ठीक है। फिर से अमेजॉन जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। वही बात करें कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए कौन, रोहित शर्मा।
बुक है जिसका नाम है कम लेट्स रन, के लेखक कौन है? इसको हाल फिलहाल में इस बुक को लॉन्च किया गया है, एम सुब्रमण्यम जो है इसके लेखक है कम लेट्स रन के। वही बात करें चिली को 14-0 से शून्य से हराकर हॉकी विश्व कप में इतिहास की सबसे बड़ी यहाँ पे जीत दर्ज किया किसने? नीदरलैंड ने। किसको हराया? चिली को। वही आज का हमारा लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है कि हाल ही में अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी है कौन? जनानी रामचंद्र। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा डेली का करंट अफेयर्स, और डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।